पत्नी पे कविता वो लिखता है जो कुंठित होता है, जिसकी अपनी पत्नी से अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग के मामले में मैं और मेरी पत्नी लाजवाब। 27 साल हो गए शादी को, लेकिन 27 साल की शादी की जिंदगी में उसने कभी मुझसे गंवार, मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, पाजी, गधा, जाहिल ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है कि बस वो नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूं इनमें से क्या कह रही है। बताइए, को भगवान की तरह पूजती हैं, मगर मजाल कि उस भगवान को कोई दूसरा पूज ले। बहुत अच्छे भाई, कितनी दर्द। बहुत अच्छे गोविंद, आरती उतार देती है उसकी। सही बता रहा हूं। अभी पार्थ नवीन मेरे से पूछ रहा था, भाई साहब पत्नी इज्जत नहीं करती, क्या कारण है? मैंने कहा भाई पार्थ ये तो नहीं मालूम कि क्या कारण है, लेकिन ये बात तूने मुझसे पूछकर जो मुझे इज्जत दी है, मेरी 7 पीढ़ी तेरी शुक्रगुजार रहेगी। बोले भाई साहब क्या आपकी भी नहीं करती? मैंने जो जवाब दिया थोड़ा इंटरनेशनल जवाब है, बस यहां से दिमाग लगा के सोच लेना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बोले भाई साहब क्या आपकी भी नहीं करती? मैंने कहा पार्थ एक बात ध्यान रखना, हिंदुस्तान में अगर रुपए का मूल्य गिरता है तो उसकी गिरावट हर प्रांत में अलग अलग नहीं होती। बहुत अच्छे गोविंद। अरे सही बताओ, बोले क्यों नहीं करती? मैंने कहा बेटा एक बात ध्यान रखना, जब कोई लड़की मायके से विदा होकर ससुराल में आती है, अपने पिताजी को छोड़ के आती है तो बदले में ससुर साहब मिलते हैं। माँ को छोड़ के आती है, बदले में सासू माँ मिलती है। बहन को छोड़ के आती है, बदले में ननंद मिलती है। भाई को छोड़ के आती है, बदले में देवर मिलता है। मगर ऐसा क्या छोड़ा कि तुम और मैं पल्ले पड़े? बोले भाई साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा फिर एक बात समझ ले बेटा कि जो चीज भोकट में मिली है उसकी इज्जत कौन करता है? तालियां कम है आपकी। वाह, मैं तो सच बता रहा हूं भगवान की कसम। जब कोई पति पत्नी की कविताएं यहां से सुनाता है ना शैलेश भैया, इस पे क्या महाराज साहब क्या कह रहे हैं? मैं तो महाराज साहब जब भी पत्नी शब्द सुनता हूं ना, भगवान की कसम ऊपर से नीचे तक कांप जाता हूं। पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ती है। मुझे 27 बरस पहले का वो दृश्य याद आता है जब पंडित जी ने 7 फेरों के वक्त मुझसे कहा कि बेटा ये सिंदूर की डिब्बी लो, इसे खोलो और इसकी मांग भरो। आज जब वो दृश्य कल्पना में आता है तो ऐसा ये लगता है कि वो मांग नहीं थी, वो दरअसल नक्सलियों की एक सुरंग थी। और तालियां तो इस बात पे बजाना कि सुरंग भी वो वाली थी जिसमें मैंने अपने हाथों से बारूद बिछाई है। भाई गोविंद ये बहुत ही भाई आजाद जहां इसलिए उठ के आए हैं कि मैं उनके बारे में 2 शब्द कहूं। लेकिन कमाल कवि है, पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं। मैं तो शैलेश भैया देखो पत्नी पे कविताएं लिखता नहीं हूं। पत्नी पे कविता वो लिखता है जो कुंठित होता है, जिसकी अपनी पत्नी से अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग के मामले में मैं और मेरी पत्नी लाजवाब। 27 साल हो गए शादी को, लेकिन 27 साल की शादी की जिंदगी में उसने कभी मुझसे गंवार, मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, पाजी, गधा, जाहिल ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है कि बस वो नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूं इनमें से क्या कह रही है।
अच्छा ये पहली बार है जब महाराज साहब इतना खुलकर हंस रहे हैं। मैं किसी सारे कार्यक्रम में मैंने नहीं देखा हूं। ये उनका साहस है साहब। महाराज साहब के लिए जोरदार तालियां बजे यार। और महाराज साहब ऐसा भी है, महाराज साहब ऐसा भी नहीं है कि मैंने उससे निजात पाने की कोशिश नहीं की। मैं बाकायदा अपने ससुर जी के पास पहुंचा, उनके दोनों पांव पकड़ लिए। मैंने कहा क्या आइटम छमाया है, जिंदगी दुश्वार करके रख दी, परेशान करके रख दिया, न जीने में न मरने में। भाई साहब मेरी सारी तकलीफ उन्होंने सुनी, फिर मुझे एक कोने में लेके गए और कोने में ले जाने के बाद जो उन्होंने एक पंक्ति बोली, उस पंक्ति को सुनने के बाद मैं अपना सारा दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट, वेदना, यातना सब भूल गया और मुझे उनसे सिंपैथी हो गई। वो मुझे कोने में ले जाके बोला, बेटा मेरी सोच, मेरे पास तो इसकी भी मां है। तू नीचे उतर, अगर उदयपुर से तू सही सलामत चला जाए। सही बता रहा हूँ साहब। आजाद भाई बात कर रहे थे आतंकवादियों की। देखो आतंकवादियों की कोई गलती मैं नहीं मानता। मैं बड़े जिम्मेदार मंच पे हूँ और अगर ये टिप्पणी कर रहा हूँ तो समझ लेना क्यों कर रहा हूँ। आतंकवादियों की कोई गलती मैं नहीं मानता। अरे हिंदुस्तान की मिट्टी की गंध ही इतनी सौंधी है, इतनी प्यारी है कि बेचारे पैदा तो कहीं पे होते हैं लेकिन मरना यहां आके चाहते हैं। वाह, कोई मतलब नहीं है। और देखो कोरोना के बाद आप हंस रहे हो यार, बड़ा मजा आ रहा है। सच बता रहा हूं, सरकार ने यह जरूर कहा है कि हमारे बीच 2 हाथ की दूरी होना चाहिए, मगर किसी भी देश की सरकार ने यह नहीं कहा है कि आपके दोनों हाथों के बीच में कोई दूरी होना। वाह वाह। इसलिए उस दूरी को खत्म करो। कोरोना का एक किस्सा भाई साहब मेरे को यह भी याद आ गया कि पत्नी यार तुम्हारी हालत ये हो गई कि मारो कहीं लगे वहीं। सही बता रहा हूं। मैंने पत्नी को आवाज लगाई, मैंने कहा ये संजय भैया बहुत बारीक बात बता रहा हूं। मैं बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा ये टेबल पर 2 मास्क पड़े हुए हैं, लाल निशान लगे हुए, इसमें मेरा कौन सा है? पत्नी बोली क्या, सुनो जी, वो जिसके अंदर अंदर लिपस्टिक के निशान नजर आ रहा है वो तो मेरा है। सच बता रहा हूं, वक्त की कमी है और ये बताने के लिए भी वक्त नहीं है कि वक्त की कमी है। इसलिए एक जंग की कविता आपके बीच पढ़ता हूं। ये सारा किस्सा सारी रात चल सकता है, जंग सुनिए। स्वागत। जंग होता क्या है, बस 1-2 उदाहरण में समझ लीजिए। कई पार्टियों की बातें यहां से की गई। राहुल गांधी जी और मोदी जी एक पार्टी में टकराए, अगर ये बात समझ में आ गई तो जंग समझ में आ जाएगा। एक पार्टी में नुक्कड़ सभा में टकराए, मोदी जी से राहुल गांधी जैसे ही टकराए तो मोदी जी ने बड़ा अभिमान के साथ कहा, तू क्या जानता है मेरे बारे में? 7 करोड़ फेसबुक फॉलोअर्स है मेरे। कितने? 7 करोड़। राहुल गांधी बड़ी सहजता से बोले तो क्या हुआ, लिखते तो सब मेरे बारे में ही है। तालियां कम हैं। देखो कई पार्टियां आएंगी, कई चली जाएंगी देश में। ये एक बारात है जिसमें दूसरी पार्टियां शामिल होती है, बस रहेंगी 2। मैं भी इशारा से बताता हूं कौन 2। ये समझ लो 2 बिस्किट हैं। एक बिस्किट पुराना है जो आजादी के वक्त लॉन्च किया गया, पार्ले जी, यानी एक बिस्किट हो गई पुरानी पार्टी, जिस पर उसी टाइम एक पप्पू का फोटो भी बना दिया गया। और दूसरी पार्टी बाद में लॉन्च हुई, वो पार्टी अचानक बड़ी हो गई, मतलब वो समझ लो आप बिस्किट है मेरी गोल्ड। अब टिप्पणी पहुंच जाए तो गोविंद राठी को व्यंग के लिए शुरू करवाना। हमारी बदकिस्मती ये है साहब कि एक बिस्किट तो कप में जाता नहीं है,
और दूसरा चला जाए तो वापस लौट कर आता नहीं है। वाह, बस ये व्यंग है। अब सुनिए व्यंग कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। वाह, पकड़ लेना दूसरी पंक्ति, शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। ये आग मैं जब तक भी लगा सकता हूं जब तक एक बार सब मिलके नहीं बजा लो। मैं मुर्दे को झुलस भी सकता हूं। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। वाह, मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? और एक पंक्ति उनको समर्पित करता हूं साहब, जिन्होंने इस देश में कविताओं की अलख जगाई, टीवी के माध्यम से जिन्होंने कई चैनलों पर कविता के लिए नए युवाओं को तैयार किया कि कविता क्या होती है। एक पंक्ति आदरणीय श्री रजिया को समर्पित कर रहा हूं। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले, आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? ये बहुत अच्छी पंक्ति थी, इस पर तालियां कम बजी आपकी। आग कहां और कैसे लगानी है ये क्या आप हमें समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं। रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देखकर नहीं, आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। वाह, वाह। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वो हम ही तो हैं जो 77 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। 77 बरस से इन मुर्दों